नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर आपको इस खबर को डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहली खबर हमारी रहने वाली है, अवैध शराब जहरीली क्यों बन जाती है, क्योंकि जहरीली शराब से एक बार फिर बिहार में मौत हुई है। उपचुनाव में 4 के चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा, हमारी दूसरी खबर होगी, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर, झारखंड में सीटों का बंटवारा कब होगा, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने किसानों को क्या बड़ा तोहफा दिया है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे शराब से हुई संदिग्ध मौत की, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों से ये खास अपील भी कर रहा है कि अगर आप लोग भी बीमार हैं तो आप इलाज जरूर कराएं। दर्शकों से अपील करता है कि अगर छपरा में किसी भी व्यक्ति ने शराब पी है और उनकी तबीयत खराब है तो वे उसे छिपाए नहीं, सामने आए, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास पहुँचे और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं, ताकि समय रहते आपको इलाज मिल पाए और आपकी जान बचाई जा सके। आपकी जान बहुत जरूरी है। और ये अपील इसलिए क्योंकि बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हुआ है। सिवान और छपरा में बुधवार 4 बजे तक संदिग्ध स्थिति में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 6 लोगों के मौत की गई है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो सवाल यही है कि कब तक शराब से होती रहेगी मौत और क्यों नहीं हो पा रहा है शराब माफिया का खात्मा। सैंतीस साल का इस्लामुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रह गया तो बस उसका बेजान शरीर और रोते बिलखते घर वाले। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है तो पत्नी लोगों के पैरों पर गिरकर गुहार लगा रही है, मत ले जाओ इसे। इस्लामुद्दीन यूं ही नहीं मरा, शराब की लत और शराब माफिया ने उसकी जान ले ली। तस्वीरें छपरा के इब्राहिमपुर गांव की है। इब्राहिमपुर गांव में इस्लामुद्दीन के अलावे 2 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। हम घर पे पिए थे। कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भैया से? क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के, पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी। जहरीली शराब पीने से मौत का ये सिलसिला छपरा नहीं बल्कि सिवान से शुरू हुआ। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से बुधवार शाम तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी या तो छुपे हुए हैं या फिर कहीं छिपकर इलाज करा रहे हैं। अभी सर मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिवान प्रशासन 4 मौत की ही पुष्टि कर रहा है। मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रशासन की नींद खुली। डीआईजी ने खुद प्रभावित गांव का दौरा किया और भगवानपुर के थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। जहरीली शराब से मौतों के बाद भले ही प्रशासन एक्शन में हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे बन रही थी शराब। गांव में बन रही शराब पुलिस को जानकारी क्यों नहीं? चौकीदार ने पुलिस को क्यों नहीं दी जानकारी? क्या शराब तस्करों के साथ चौकीदार थानेदार की मिलीभगत थी? शराब माफिया का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? शराब माफिया के लिए क्या पुलिस जिम्मेवार है? न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और ये सवाल न्यूज 18 इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से जो मौत हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है। हमेशा ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और हर बार खाना पूर्ति कार्रवाई के तौर पर की जाती है। अब आप इस पूरे मामले को समझिए। शराबबंदी के बाद से अब तक जहरीली शराब से संदिग्ध 266 मौतों की रिपोर्ट हुई है। हालांकि प्रशासन ने 156 की अब तक पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब तक 266 मौतें
हुई हैं रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन जो प्रशासन है उसने 156 की ही पुष्टि अब तक की है। मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर साल वाइज अगर हम मौत के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि 2016 से लेकर आगे अगर हम बात करें 2016 की तो 13 लोगों की मौत जो है वो हुई थी, 2017 में 8 लोगों की मौत, 2018 में 9 की मौत, 2019 में फिर 9 लोगों की मौत हुई, 2020 में भी 9 लोगों की मौत हुई और सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा था 2021 का, जब 2021 में जहरीली शराब से 90 लोगों की मौत बिहार में हुई थी और 2022 में 67 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब आप ये समझिए कि अवैध शराब जहरीली कैसे हो जाती है। आइए आपको ये समझाते हैं। दरअसल ये शराब गैर कानूनी तरीके से बनाई जाती है और बनाने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। आप सबको पता है बिहार में शराब बंदी है, तो ऐसे में गैर तरीके से ही इसे बनाया जाता है। दरअसल शराब आसवन या डिस्टिल करके बनाई जाती है। डिस्टिल करने की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है। एक्सपर्ट ही ठीक तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कर सकता है, लेकिन शराब माफिया खुद ही शराब बनाने लगते हैं और वही शराब जो है आप तक डिलीवर होता है। होता यह है कि शराब बनाने की प्रक्रिया में पहले मिथाइल निकलता है, मिथाइल के बाद इथाइल निकलता है और मिथाइल को ठीक से अलग नहीं किया जाता है तो वो शराब जहरीली हो जाती है और ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप ये जानिए कि कैसे बनती है अवैध शराब जो आप तक पहुंच रही है, जिसके आप शिकार हो रहे हैं। अब आप ये समझिए कि अवैध शराब बनती कैसे है। तो इसे बनाने के लिए गुड़, पानी, यूरिया में कई तरह की केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। दरअसल शराब बनाने के लिए कच्चे सामान को सड़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, बेसरमबेल की पत्ती मिलाकर फर्मेंटेशन के बाद मिथाइल अल्कोहल बनता है जो खतरनाक हो जाता है और इससे आपके शरीर में फार्मिक एसिड नामक जहर बन जाती है। ये जहर दिमाग पर सीधे असर करता है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, जो मौत की वजह बढ़ा देती है। और ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि आंखों की रोशनी भी कई लोगों की चली जाती है। फार्मिक एसिड के असर को अब आप समझिए। चींटी काटती है, कम मात्रा में फार्मिक एसिड छोड़ती है। चींटी के काटने पर इंसान को दर्द होता है। जहरीली शराब में फार्मिक एसिड उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा असर दिखाता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अब आप ये जानिए कि शरीर पर और क्या असर होता है। तो कार्डियो में बताया जाता है कि कार्डियोमायोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसके मुताबिक जानकारी के मुताबिक मरीज के हार्ट का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब ये कि जब आप इसका इंटेक करते हैं तो आपके हार्ट का साइज काफी बड़ा हो जाता है। हार्ट खून की सप्लाई ठीक से नहीं कर पाता है और इसी वजह से मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। अब आप ये जानिए कि शरीर पर इसका कैसे असर होता है। अब बताया जाता है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आंख की नस सूख जाती है, मरीज को इसमें दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि अगर जहरीली शराब पी ली जाती है तो कई लोग जो है अंधे हो जाते हैं। मतलब ये कि अवैध शराब पीना मौत को दावत देने के बराबर है। या तो आपकी जान चली जाएगी या फिर आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। ऐसे में आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि जो अवैध शराब आप तक पहुंच रही है वो जहरीली शराब है और उससे अपने आप को बचाना है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है और इसे लेकर पार्टियों ने सियासी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी। जन सुराज ने 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा करके इस राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। महागठबंधन के सामने अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ एनडीए है जो अपनी 1 सीट बचाने के साथ साथ महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश भी करेगी। और इसी के साथ हाल ही में लॉन्च हुई जनसुराज के दावों की भी परीक्षा इस उपचुनाव में होने वाली है। अभी तक बिहार में मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन का था, लेकिन अब जब जनसुराज ने एंट्री मार ली है तो इसे त्रिकोणीय कहा जा रहा है। हालांकि अभी भी जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए का ही मुकाबला होगा। लेकिन आप बिहार में हो रहे इस उपचुनाव के मायने को समझिए, क्योंकि ये उपचुनाव
2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और उसके पहले आप ये जानिए कि किन किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 4 विधानसभा की सीटें हैं बिहार की, जहां उपचुनाव होने वाला है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। अब आप समझिए कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल इन 4 विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इन चारों जो विधायक यहां से थे उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए, जिसकी वजह से सीटें खाली हो गई हैं और अब इन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अब कौन कौन कहां का विधायक था आपको वो बता देते हैं। तरारी से सुदामा प्रसाद CPI-ML के विधायक थे। सुधाकर सिंह रामगढ़ से RJD के विधायक थे। सुरेंद्र यादव बेलागंज से RJD के विधायक थे और जितन राम मांझी इमामगंज से हम के विधायक थे। सुदामा प्रसाद अब आरा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, ऐसे में ये सीट खाली हो गई। सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में अब जितन राम मांझी की बात करें तो वो गया से लोकसभा चुनाव इस बार लड़े और जीतकर वो सांसद बन गए। केंद्रीय मंत्री भी अभी बने हुए हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। यानी इन चारों के सांसद बनने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। अब जबकि उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव की जंग को समझना भी जरूरी है। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि उपचुनाव कितना खास है। महागठबंधन के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीटें महागठबंधन के हिस्से ही थी, जबकि गया की इमामगंज सीट जितन राम मांझी की थी। एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले ये एक बढ़त बनाने का मौका है। एनडीए के पास यहाँ खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन के लिए 3 सीट बचाने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि महागठबंधन पहले से ही इन 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। हारने पर महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जनता के बीच जरूर जाएगा और लोगों में थोड़ी निराशा भी होगी जो उनके कार्यकर्ता हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए झटके के तौर पर देखा जाएगा। वहीं 4 सीट का उपचुनाव सभी दलों के लिए काफी निर्णायक होने वाला है और खास तौर पर जनसुराज के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता उन पर कितना विश्वास जताती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। देखिए, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यहां भी दोनों गठबंधन में सबसे पहले सीटों का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए दिल्ली से रांची तक मैराथन बैठक चल रही है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद रांची लौटे बीजेपी के नेता ने कहा कि सीटों का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। प्रदेश नेतृत्व ने अभी सारी बातें रख दी हैं और अब 1 से 2 दिन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, जिसके बाद लोकतंत्र के इस दंगल के योद्धाओं के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। करना है, केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतजार करना पड़े शुभ समाचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। ऐसे में 48 घंटे के अंदर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी भी कर सकती है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या है इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ भी दावेदारी चल रही है। मतलब ये कि इस बार जो एनडीए जिसका आकार बना है झारखंड में चुनाव लड़ने का, उसमें बीजेपी के साथ साथ जेडीयू शामिल है, आजसू शामिल है और एलजेपी-आरवी की भी दावेदारी है। हालांकि देखना होगा कि सीटों का फॉर्मूला इसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि आजसू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो डबल डिजिट में ही सीट जो है वो चाहती है। अब एनडीए के सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, जो सूत्रों के हवाले से अब तक खबर सामने आ रही है। बीजेपी करीब 65 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अब हमको समझाते हैं, जिसमें देखिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हम संभावित आपको आंकड़े बता रहे हैं। 66 से 69 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। आजसू को 9 से 11 सीट दी जा सकती है। जेडीयू के खाते में 2 सीट जा सकती है और एलजेपी-आरवी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उन्हें 1 सीट जो है बीजेपी की तरफ से दी जा सकती है। यानी ये जो एनडीए का है, ये फॉर्मूला इस बार आपको चुनाव में देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से अब तक ये खबर है। हालांकि इसकी जो पुष्टि है, आधिकारिक तौर पर ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार बैठक की गई है और आज जब बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया भी कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा।
तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर रांची से दिल्ली तक मंथन जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव खुद दिल्ली में मौजूद हैं और झारखंड में चुनावी गणित का गुणा भाग किया जा रहा है। दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ चर्चा हो रही है और दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों से भी सीटों के समीकरण पर चर्चा हो सकती है। मतलब यह कि दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जल्द से जल्द तय करने की तैयारी है। बहुत जल्द आपके सामने चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 18 तारीख से नामांकन की तिथि चालू हो रही है, उससे पहले हम लोग सीट शेयरिंग की घोषणा भी करेंगे और साथ ही साथ उम्मीदवारों की घोषणा 18 तारीख को हमारी पीईसी की बैठक होने जा रही है, उसमें चर्चा करके फिर जो हम लोग आला कमान को सौंपेंगे तो नेतृत्व उस पर फैसला लेगा और हम समझते हैं सही समय पर सही सारी चीजें आपके सामने। तो देखिए, दोनों ही गठबंधन के अंदर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि किसी भी तरह से अभी तक किसी भी गठबंधन की तरफ से सीट के फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया गया है। देखना होगा कौन पहले इसका ऐलान करता है। तो देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है, हम अगर आपको इसके बारे में जानकारी दें तो जेएमएम की बात कर लेते हैं। जेएमएम जो है 43 से 45 सीट पर चुनाव इस बार लड़ सकती है और जेएमएम की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। कांग्रेस के खाते में 25 से 28 सीट आने की संभावना है, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। राजद को गठबंधन के तहत 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि माले के हिस्से में 3 से 4 सीट जाने का अनुमान ऐसा जताया जा रहा है। हो सकता है कि संभावित यही फॉर्मूला हो और बहुत जल्द इसके बारे में खुलकर सामने भी आ जाएगा। पार्टी की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ मोदी सरकार ने किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आज रबी फसल की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कैबिनेट में चने का एमएसपी 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है। चने का नया एमएसपी अब 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जो कि पहले 5,440 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सरसों की बात करें तो इसकी भी एमएसपी में 300 रुपए का इजाफा किया गया है प्रति क्विंटल। सरसों का मौजूदा एमएसपी जो है वो है 5,650 रुपए, लेकिन अब जब 300 रुपए का इजाफा हुआ है तो नया भाव हो गया है 5,950 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की एमएसपी की बात करें तो इसमें भी 150 रुपए का इजाफा किया गया है। इसकी एमएसपी 2,275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। अब हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं कि जो एमएसपी में बदलाव किए गए हैं वो एमएसपी आखिर क्या है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार जिस रेट पर अनाज खरीदती है उसी रेट पर अनाज का जो है वो मूल्य होता है। अब रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सरकार पहले, अगर हम एक एक करके रबी फसलों की बात करें, शुरुआत अगर हम चने की साथ करें तो पहले जो चना प्रति क्विंटल सरकार खरीदती थी वो 5,440 रुपए में खरीदती थी, लेकिन अब 5,650 रुपए में खरीदेगी। सरसों के दाम की बात करें तो 5,650 रुपए में पहले खरीदा जाता था, लेकिन इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है तो अब 5,950 रुपए में इसे खरीदा जाएगा। जौ की एमएसपी जो है वो 1,850 रुपए है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की गई है तो अब 1,980 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। कुसुम की बात कर लीजिए, कुसुम 5,800 रुपए पहले इसकी कीमत थी एमएसपी, लेकिन 5,940 रुपए अब ये बढ़कर हो चुका है, यानी इतने में प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। और गेहूं की बात कर लें 2,275 रुपए प्रति क्विंटल, इसके बारे में जो है पहले एमएसपी थी, लेकिन अब इसमें इजाफा किया गया है लगभग 200 रुपए का, तो 2,425 रुपए ये हो गया है। तो ऐसे में आज सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।